नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे एनटीए नेट जेआरएफ इन योग विषय में 27 जून 2025 को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हम पार्ट 4 करेंगे, जिसमें कि 31 से लेकर के 40 क्वेश्चंस को करेंगे। हो सकता है क्वेश्चंस आपके पास हों जो पीडीएफ उसमें आगे-पीछे हों, आप क्वेश्चन आईडी मिला सकते हैं। यदि आप कंप्लीट पीवाईक्यूज़ देखना चाहते हैं जितने भी योग विषय में हुए, तो उनका डेप्थ में एक्सप्लेनेशन हमने बनाया हुआ है वीडियो के रूप में, तो वो आप एक्यूरेट योगा ऐप से देख सकते हैं और उसमें हमने कंप्लीट आपको कोर्सेस भी प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें मॉक टेस्ट, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग, स्पेशल रिकॉर्डिंग्स, क्विज़ेज़, एप्लीकेशन में कंप्लीट मैटर आपको मिल जाता है, तो आपको किसी भी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती है, सारा मैटर एक जगह मिल जाता है, तो आप सिस्टमैटिकली अपनी तैयारी कर पाते हैं। और यदि आप अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं नेट या जेआरएफ के लिए, तो अभी डाउनलोड करें एक्यूरेट योगा ऐप और अपना कोर्स अभी से ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ इन योग की तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA। ये लिखेंगे, आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर लें। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपये है, जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट, 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में, वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वायरी होती है, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है, तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं, जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है, ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो फोर्थ चीज है, वो आपको जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीड की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको पांचों एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा 1 साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं, जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज, बाईलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की। और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है, तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है, चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है, तो कंपटीशन क्योंकि हाई है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें। क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है, परंतु उसकी स्टडी, उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में, परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपने नेट जेआरएफ की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया नारद भक्ति सूत्र के अनुसार कौन एक दूसरे पर आश्रित है। तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि देखो, क्वेश्चन डायरेक्ट सूत्र में से नहीं है। नारद भक्ति सूत्र नारद जी द्वारा रचित है, जिसमें 84 सूत्र बताए गए हैं। ओके, तो यहां पर आपको ये चीजें दी गई है, और इसमें से एक चीज और बता देता हूं कि सबसे श्रेष्ठ हमेशा ही भक्ति है। कि कहते कर्म नाम की कोई चीज है, ज्ञान नाम की कोई चीज है, परंतु इन सबसे श्रेष्ठ कौन है? भक्ति है। क्योंकि भक्ति योग का ये ग्रंथ है, तो भक्ति को ही श्रेष्ठ बताएंगे हर हाल में, है ना। किससे श्रेष्ठ है ये ध्यान रखना, अगली बार में ये क्वेश्चन बन सकता है। भक्ति कर्म और ज्ञान से भी श्रेष्ठ बताई गई है सूत्रों में। फिर आगे ऐसे ऐसे चलते रहते हैं,
और कहते हैं जी इसका परिणाम ये है, उसका परिणाम वो है, और अंत में जो है अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। वो कौन सी चीजें जो एक दूसरे पर आश्रित है उसको हमें जानना है। यहाँ कहा है 25 नंबर सूत्र जो देख पा रहे हैं आप नारद सूत्र में, सातु कर्म योग और ज्ञान योग, सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अपि अधिकतरा, कहते हैं वो भक्ति जो है कर्म और ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। तो यानी कर्म और ज्ञान को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कम बता दिया है भक्ति से। भक्ति का ग्रंथ है तो भक्ति सूत्र, भक्ति को ही श्रेष्ठ हम बताएंगे। और फिर आगे इसी प्रकार से सूत्र चलते हैं फल रूपत्वाद, क्योंकि वह फल देने वाली होती है भक्ति। और फिर ज्ञान के बारे में आगे कहते हैं 29 में 29 नंबर सूत्र आ रहा है, अन्य अन्य आश्यत्व इति अन्य, कहते क्योंकि भक्ति और ज्ञान एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये बात कहे 20 नंबर में, है ना? कहते ज्ञान जो है वही कहते भक्ति और भक्ति ही कहते ज्ञान एक दूसरे पर आश्रित है, ऐसे बताया है 29 नंबर सूत्र में। तो सिंपल सी बात है कि यही बात इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए कल को प्रश्न क्या बन सकता है वो ध्यान रखना। प्रश्न ये बन सकता है कि बताइए भक्ति श्रेष्ठ है नारद भक्ति सूत्र के अनुसार, ठीक है, वो किन किन से श्रेष्ठ है, कि कर्म से, ज्ञान से, है ना, ऐसे अष्टांग योग से या हठ योग से वगैरह वगैरह। तो कर्म और ज्ञान योग, है ना, ये ध्यान रखना, कर्म ज्ञान योगेभ्यो, योग मतलब कर्म योग ज्ञान योग, है ना, इन श्रेष्ठ से, इनसे भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है, ये ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ज्ञान और भक्ति ये जो है एक दूसरे पर आश्रित है। और ये भी ध्यान रखें इसके साथ में कि एक दूसरे से आश्रित जो है ज्ञान और भक्ति, और श्रेष्ठ किससे है, भक्ति कर्म और ज्ञान से, इन दोनों से श्रेष्ठ है। प्रश्न कैसे भी घूमेगा आपको ध्यान रखना। कितने सूत्र हैं, 84 सूत्र है नारद भक्ति सूत्र में, ठीक है जी। इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है प्रश्न 32 नंबर, जिसमें प्रणव में सूक्ष्म प्रपंचा विधायक कौन है। तो सिंपल सा उत्तर है, प्रणव में यानी ओंकार में सूक्ष्म प्रपंचा विधायक शब्द जो है केवल और केवल ऊकार के लिए आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ये सिंपल स्टेटमेंट है, कई जगहों पर आपको देखने को मिलती है। तो ए, उ, मैं और अर्धमात्रा ये 4 मात्राएं हैं, इनके अलग अलग डिस्कशन होता है, हर जगह पर अलग अलग तरीके से बताया जाए। जैसे एक जगह पर अगर देखूं ध्यान बिंदु उपनिषद और नाद बिंदु की मैं बात करूं, ध्यान बिंदु और नाद बिंदु की, तो ए से अग्नि यानी आग्नेय को बताया जाता है संबंध, उ से वायु को बताया जाता होता है, और मैं से भानुमंडल को बताते हैं, और अर्धमात्रा में जो है वारुणी इनको बताते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है 4 मात्राएं हैं, इन चारों में क्या क्या संबंध है उस तरीके से भी आप देख लिया, और प्रपंचा विधायक सूक्ष्म के रूप में ऊकार आ जाता है। तो इसी में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर 2। यहां लिखा है पातंजल योग सूत्र के अनुसार पुरुष की ख्याति से प्रकृति के गुणों में वितृष्णा के अभाव को क्या कहते हैं। बिल्कुल इजी है, योग सूत्र अगर आपने याद किया, कंठस्थ किया तो बहुत ही आसान है, सीधा प्रश्न है। वैराग्य की बात हो रही है, यहाँ पर वैराग्य कहते हैं। अब वैराग्य ऑप्शन नंबर 3 कैसे कहते हैं सर, कोई रेफरेंस है क्या। तो रेफरेंस आपके पास में जरूर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यही शब्द से, ये समझ लो कि ये पहले अध्याय का 16वां सूत्र है, इससे कई बार क्वेश्चन आए, आज तक लगभग 10 से 12 बार इस सूत्र मात्र से प्रश्न बना है। तो तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम ऐसे कहते हैं। और कौन सा वैराग्य है वो, पर वैराग्य की बात करते हैं, पुरुष की ख्याति से प्रकृति गुण में अभाव, पर वैराग्य कहते हैं उसको, ये भी ध्यान रखना, अपर या पर ऐसे। तो अपर वैराग्य एक नाम की चीज बताते हैं और एक पर वैराग्य है। अपर वैराग्य की बात करते हैं तो उसमें यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार, ये 4 वैराग्य के प्रकार बताते हैं। व्यास भाष्य में इनका डिस्कशन आता है, योग सूत्र में जो है ऐसा कोई सूत्र नहीं मिलता। सूत्र में जो है केवल और केवल वशीकार संज्ञा से संबंधित मिलता है। वशीकार संज्ञा वाला वैराग्य के बारे में 1.15 नंबर सूत्र में एक्सप्लेनेशन मिलती है कि दृष्ट आनुशर्विक, देखा हुआ यानी दृष्ट, और आनुशर्विक यानी सुना हुआ, इन विषयों में विराग होना, इन विषयों से जो है विरक्त हो जाना। आनुशर्विक वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य, वो वशीकार संज्ञा वाला है, यानी अपर वैराग्य के प्रकार है 4। ये सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। और पर वैराग्य 16वां है, कहते अगर आपको पुरुष की ख्याति हो जाए यानी स्वयं का ज्ञान हो जाए और प्रकृति से आप पूर्ण रूप से अलग हो जाए, अभाव हो जाए, तो उस स्टेट को क्या कहते हैं, वैराग्य। अभ्यास से संबंधित प्रश्न की बात करें तो अभ्यास का जो है 12वां सूत्र है, 12वां पहले अध्याय का ही, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। और 13वां में कहते हैं तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, स्थिति और यत्न पूर्वक रहना कहते हैं वही अभ्यास है। कैवल्य की बात अगर करें तो पूरा का पूरा सूत्र ही कैवल्य पर आधारित है कि कैवल्य की प्राप्ति है, और चौथा पाद जो है वो कैवल्य पाद के नाम से ही जाना जाता है। तो उसमें कहते हैं पुरुषार्थ शून्य नाम, कैवल्य में पुरुषार्थ शून्य नाम, पुरुष के अर्थ की शून्यता, पुरुषार्थ शून्य नाम,
गुणानाम प्रतिप्रसव है, गुणों का प्रतिप्रसव मतलब गुण जहां से आए थे वहीं वापिस चले गए, तीनों गुण जो है शांत हो जाएं। 17 स्तंभ। कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ति शक्तिर इति, तो कहते हैं उसी को हम कैवल्य कहते हैं। चौथे अध्याय में ये 34वां सूत्र जो है कैवल्य को कहीं ना कहीं डिस्कस करता है, वहां पर आप इसको समझ सकते हैं। तो इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इस प्रश्न का उत्तर हमें स्पष्ट पता लग गया कि वैराग्य इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हठ योग प्रदीपिका के अनुसार गोमुख आसन में सर्वप्रथम क्या करें। अब प्रश्न बहुत बारीकी से बना दिया। तो एक मैंने लॉजिक दिया हुआ है कि हमेशा ही बाईं चीज पहले रहेगी, बाईं साइड में कोई भी एक्टिविटी पहले होगी। तो अब देखो कि गोमुख आसन में एक पैर को एक दूसरे के ऊपर डाल करके क्रॉस करके बैठते होते हैं समथिंग। तो इसमें कहा है कि बायां पैर है ना, जो है आपके बायां पृष्ठ है मतलब बायां कूल्हा, ठीक है, गुल्फम या आदि करें, कूल्हा है, उसकी साइड में आपके दाएं वाली एड़ी चली जाएगी, ये चली जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा इस प्रश्न का, हठ प्रदीपिका के अनुसार। आप चाहें तो देख सकते हैं। और गोमुख आसन का कोई लाभ बताया गया क्या? गोमुख आसन का कोई लाभ नहीं है। हठ प्रदीपिका में कितने आसन है? प्रदीपिका पै से 15 आसन है सर। तो आसनों की बात चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो 2 आसन अगर हमें मिलते हैं तो वो कौन सा है? गोरक्ष संहिता में हमें 2 आसन मिलते हैं। योग चूड़ामणि में भी हमें 2 आसन मिलते हैं। योग कुंडली उपनिषद में भी हमें 2 आसन मिलते हैं। 2 3 आसन कहीं मिलते हैं कि सर? एकमात्र ग्रंथ है एसएसपी सिद्ध सिद्धांत पत्ति, जिसमें सिद्धासन, स्वस्तिकासन और पद्मासन ये 2 मिलते हैं। और 4 आसन कहीं मिलते हैं कि 4 आसन भी हमें मिलते हैं। 4 आसन ध्यान बिंदु उपनिषद में और योग तत्व उपनिषद में ये 4 आसन मिलते हैं। और साथ में एक ग्रंथ है 4 आसन जिसमें मिलते हैं, वो है हमारा शिव संहिता। उसमें थोड़े से नाम अलग है, शिव संहिता में नाम अलग है। सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन और उग्रासन, जिसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमोत्तानासन भी कहते हैं। 5 6 7 8 9 10 आसन मिलते हैं, तो वो हमें वशिष्ठ संहिता में मिलते हैं। 10 के बाद में 11 12 13 14 15 आसन मिलते हैं, तो हठ प्रदीपिका में मिलते हैं। और अगर 15 के बाद में करें बात, तो 32 आसन की बात आती है। 32 आसन कहाँ मिलते हैं? हमें 32 घिरण संहिता में मिलते हैं, घिरण संहिता में। उसके बाद में 32 के बाद में हम जाएं तो सीधा 84 आसनों के नामकरण देखने को मिलते हैं हठ रत्नावली में। हठ रत्नावली में अलग से डिस्कशन है, 84 भी हैं, उनमें से श्रेष्ठ 10 हैं और फिर उनमें से 4 श्रेष्ठ बताते हैं और लास्ट में फिर एक श्रेष्ठ सिद्धासन हमेशा रहता ही है। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि 2 3 4 10 15 32 और 84 इनके अलावा किसी और टाइप की संख्या मिलती है क्या आपको? तो आप वीडियो पॉज करिए, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद इट मीन समझ लो कि नेट जीआरएफ की तैयारी बिल्कुल बस हल्के में ले रखा है आपने, है ना। तो इतनी हल्के में नहीं लेनी है। तो इसके अलावा एक संख्या और है 17। तो 17 से याद आया किस संख्या पर मिलती है? तो 17 जो है आपको एक ग्रंथ है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, उसमें आसन की संख्या मिलती है। तो यहां पर आसनों की हमने संख्या भी देख ली किसमें कितने हैं। अब आपको याद करना कि कौन कौन से आसन किसमें है और किसमें नहीं है। एग्जामिनर किसी भी लेवल तक जाके पूछ सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसी के साथ में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। लेसन प्लान के अनुसार इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है हमें। तो यहां पर ऑप्शन दिए गए, सिंपल सी बात है कि ये प्रश्न जो है हमारा टीचिंग मेथड्स फॉर योगिक प्रैक्टिसेस नामक बुक से आया होगा, उसमें ये पॉइंट दिए गए हैं, उनको हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब कॉमन एक बात ध्यान रखो, प्रश्न उत्तर अगर लेसन प्लान बनाना है तो क्वेश्चन आंसर सेशन कब रखते हैं? सबसे एंड में रखते होते हैं, एंड में। तो एंड में हमेशा रहेगा, यानी सी मेरा ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। ये अपने को कॉमन सेंस मिल गई है, ये अपना नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, तो उसका आप वर्बल इंट्रोडक्शन सबसे पहले देते होते हैं, आप बताते हैं, है ना, वर्बली बताते कि ये अब अभ्यास करने वाले हैं। फिर उसका हल्का सा डेमो करके दिखाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब एक एक्टिविटी के रूप में प्रदर्शन करना, वो करके दिखाते होते हैं। यानी वर्बल पहले रहेगा, फिर डेमो रहेगा, फिर उसमें कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये कहेंगे कि जी इसको ध्यान रखना है कि ये अभ्यास करना है, नहीं करना, गर्भवती महिलाओं को नहीं करना है, कमर दर्द वालों को नहीं करना है। ऐसे मेन मेन जो सैलिएंट पॉइंट्स हैं कुछ बताने योग्य, तो उन मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और फिर हम कुछ बेनिफिट्स बताने हैं तो वो बता सकते हैं, और कुछ सो ऑन प्रोसेस चलते हैं, और अंत में जो है Q&A सेशन रख सकते हैं या रिपीटिशन करवा सकते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर वर्बल कौन सा है? बी है, कॉमन सेंस। लास्ट में ई आना ही आना है, तो बी जहां स्टार्टिंग में नहीं है वो भी एलिमिनेट कर दो। तो देखो एलिमिनेशन से आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ये ध्यान रखना है। एलिमिनेशन एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में आनी चाहिए सर, इसको भूलना नहीं है। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं 2। इन 2 में से बेटर कौन सा है? बी के बाद में डी
आना ही चाहिए। तो अब ए और सी का मतलब है ए पहले आएगा यानी लाभ पहले आएगा या बिंदु, ऑब्वियस बात है बिंदु पहले आने चाहिए। तो ए इसका उत्तर जो हमारा 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है जी, प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हुआ, 2 नंबर राइट होगा। चाहे तो इसके इधर पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन को इन्होंने क्या बोला है, डी बोला है, सैलिएंट पॉइंट यानी प्रमुख बिंदु को ए बोला है, बेनिफिट्स को सी बोला है और बी डी ए सी ई राइट उत्तर हो गया। इस प्रश्न को इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर इस प्रश्न को आप इंग्लिश में भी चेक कर सकते हैं कि लेसन प्लान के जो फीचर्स हैं उनको अरेंज करना है। प्रमुख बिंदु मतलब सैलिएंट पॉइंट्स, वर्बल इंट्रोडक्शन, एडवांटेज यानी लाभ, डेमोन्स्ट्रेशन और क्वेश्चन आंसर। तो सिंपल सी बात है सर, हमेशा ही वर्बल इंट्रोडक्शन को आप पहले बताएंगे, फिर आप डेमोन्स्ट्रेशन को बताएंगे और उसमें यानी डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब कि करके दिखाना, फिर उसमें कोई सैलिएंट पॉइंट है तो उनको आप बताएंगे, सैलिएंट पॉइंट के बाद में एडवांटेज अगर कोई फायदे हैं तो वो बताएंगे और अंत में जो है Q&A सेशन रखेंगे। इस प्रकार से सीक्वेंस काम करती है। तो यानी उत्तर जो है वही था। वर्बल इंट्रोडक्शन को इन्होंने क्या बोला है, जो बोला है बी लिख दो, डेमोन्स्ट्रेशन को इन्होंने डी बोला है डी लिख दो, सैलिएंट पॉइंट्स को ए लिख दीजिए और एडवांटेज की बात करें तो सी और Q&A क्वेश्चन आंसर को लास्ट में ई, बी डी ए सी ई ऑप्शन जो है हमारा राइट बिल्कुल नंबर 2 रहेगा। तो आप इस तरीके से उत्तर दे सकते हैं। तो इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है मांसपेशी की क्रियाशील सूक्ष्मतम इकाई क्या है। तो यहां पर प्रश्न को आप इंग्लिश में देख सकते हैं, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर इज, फंक्शनल यूनिट पूछिए सबसे छोटी। तो इसको समझने के लिए पहले आपको मसल्स के बारे में पता होना चाहिए कि मसल्स के अंदर स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर कुछ फोटो है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले मसल जो होती है उसके सबसे बाहरी पार्ट को एपिमाइसियम कहते होते हैं, एपिमाइसियम लेयर होती है। फिर उसके बाद में सेकेंड लेयर होती है पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के अंदर क्या होते हैं, फेसिकल्स होते हैं। एक तरह से पेरीमाइसियम जो होता है बंडल्स को बांधे रखती होती है, फेसिकल्स ये बोलते हैं। फेसिकल्स के अंदर फिर आता है हमारा मसल के फाइबर, मसल फाइबर के अंदर आते हैं मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल ये ध्यान रखें, फाइब्रिल ये फाइब्रिल। एक पिक्चर और देखेंगे, इस मायोफाइबर के अंदर सार्कोलीमा, एल वर्ड्स होता है, मायोफाइबर न्यूक्लियस भी है क्योंकि ये सेल के रूप में कार्य करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, मायोफाइब्रिल आदि होते हैं। मसल फाइबर इज सेल ऑफ मसल टिश्यू, मसल टिश्यू की सेल का नाम क्या है यह ध्यान रखना है, मसल फाइबर, नोट फाइब्रिल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फाइब्रिल है, नहीं है, ओनली फाइबर का नाम ही मसल सेल है। ये प्रश्न आएगा, ध्यान रखना है। सार्कोलीमा मसल फाइबर का एक हिस्सा है, सार्कोप्लाज्म ऐसे सारे स्ट्रक्चर जो है इनका। सार्कोलीमा क्या है, बाउंड करके रखती है, कनेक्टिव टिश्यू के रूप में बांध के रखते हैं इस मसल्स के, फाइब्रिल को बांध के रखती होती है। सेम ऐसे आगे बढ़ते हैं तो ये मैंने बताया आपको, एपीमाइसियम बाहर का, पेरीमाइसियम जो किसको, फेसिकल्स को बांध के रखता है, फिर एंडोमाइसियम आता है फेसिकल्स के अंदर जो मसल फाइबर को बांध के रखेगा। मसल फाइबर के अंदर मसल फाइब्रिल होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे फाइब्रिल। याद रखना एनाटोमी में आई एल लग जाए या ओ एल लग जाए लास्ट में, वो छोटे हो जाते हैं उस नाम से। फाइबर के पीछे फाइबर इल लगा दिया, इट मीन्स ये सबसे छोटा है। ठीक है, मसल फाइबर एक सेल है, इस सेल के अंदर बहुत ही छोटे 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 फाइब्रिल होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे। अब आपके सामने मसल फाइब्रिल को हमने लिया, मसल फाइब्रिल को तोड़ लिया और उसको हमने अलग से निकाल लिया। तो इस पर अब देखो 2 लाइन है, जेड लाइन, जेड लाइन है, ये जेड लाइन, ये एक जेड लाइन से स्टार्ट होकर के दूसरी जेड लाइन के बीच की जो जगह होती है उसको हम नाम देते हैं सार्कोमियर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, सार्कोमियर नाम देते होते हैं, ये ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं है। तो इस सार्कोमियर की अगर मैं बात करूं तो सार्कोमियर में मैंने कहा कि जेड लाइन टू जेड लाइन की जो डिस्टेंस है फाइब्रिल के अंदर, किसमें, फाइब्रिल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना, एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने वाला है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, फाइब्रिल के अंदर। और ऐसे मायोफाइब्रिल जो है क्या बोलते हैं, मसल फाइब्रिल या मायोफाइब्रिल, मायो वर्ड मसल के लिए होता है। एक मसल फाइबर में हजारों की संख्या में होते हैं और वो छोटी छोटी संख्या में होते हैं। जैसे मान लो एक जेड लाइन से यहां जेड लाइन में 1 हो गया, अगली जेड लाइन टू अगली जेड लाइन 2 हो गया, अगली जेड लाइन से जेड लाइन तक 3 हो गया। ऐसे एक फाइबर के अंदर बहुत सारे फाइबर होते हैं। एक्चुअल में यही वर्किंग इकाई है जो काम करती है ना मसल के सबसे एंड पार्ट पर, सबसे छोटी से छोटी कॉन्ट्रैक्शन में जो पार्टिसिपेट करते थे वही यही है सार्कोमियर, जेड टू जेड लाइन। इसके अंदर आप देख रहे होंगे 2 फिलामेंट देख रहे होंगे, एक फिलामेंट है थिन फिलामेंट के नाम से, एक है मोटा मोटा दिखा रखा है जिसको थिक फिलामेंट बोलते हैं। थिक मतलब मोटे वाला और थिन मतलब पतला वाला। ठीक है, तो याद रखना, मोटा एम से मायोसिन बोलते हैं इसको, और थिन को
एक्टिन बोलते होते हैं, एक्टिन। एक्टिन एंड मायोसिन ये दो मेजर प्रोटीन हैं जो हमारे किसमें पाए जाते होते हैं, किसमें सर, मसल के फाइब्रिल में पाए जाते होते हैं, मसल फाइब्रिल। इनको थिक एंड स्लेप फिलामेंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन 101% आना है, ध्यान रखना। ये प्रोटीन है ना, ये पाए जाते हैं मसल फाइब्रिल के अंदर, सार्कोमियर के अंदर। किसको बनाने में, थिन और थिक फिलामेंट बनाने में। इस सार्कोमियर के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है, यानी मिड लाइन जिसको बोले तो उसको एम लाइन बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। ये वर्ड भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। एम बोले तो बिल्कुल सेंटर से गुजरती है। थिक और थिन फिलामेंट ही एक दूसरे के अंदर स्लाइड करते हैं, जिसके कारण मसल छोटी या बड़ी होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक तरह से ये हम वर्ड यूज करते हैं। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं विद्यार्थियों, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर पक्का पूछेगा कि जी जेड टू जेड लाइन की दूरी को सार्कोमियर बोलते हैं, एक सार्कोमियर। एक मसल फाइबर के अंदर कितनी एक मसल फाइबर के अंदर कितने मायोफाइब्रिल हो सकते हैं, बहुत सारे। और एक मसल फाइब्रिल के अंदर कितने सार्कोमियर हो सकते हैं सर, हजारों, है ना। एक से दो तीन ऐसे छोटे छोटे बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जेड टू जेड लाइन की डिस्टेंस को हम बोलते हैं, जेड टू जेड लाइन की डिस्टेंस को सार्कोमियर बोलते हैं। यही एक्चुअल में स्लाइड करके छोटे बड़े मसल को करते होते हैं। तो जेड लाइन के जस्ट पास में जो है वो आई बैंड होता है, आई बैंड होता है, आई बैंड बोलते हैं। और बीचों बीच एम यानी मिड लाइन होती है, और वहीं पर एच जोन और ए जोन बनता होता है, ठीक है। भूलना मत, एक्टिन और मायोसिन ये दो फिलामेंट है जो प्रोटीन, एक्चुअल में एक्टिन एंड मायोसिन दो प्रोटीन है। एम से मोटा यानी थिक फिलामेंट, और एक्टिन जो है पतला फिलामेंट, ठीक है। ऐसे याद रखना, थिन फिलामेंट। तो प्रश्न को देखते हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मसल फाइबर क्या है सर। लिगामेंट तो नहीं होता, लिगामेंट तो BLB, बल्लभ सुना है, यानी बोन टू बोन जोड़ने वाले पार्ट को लिगामेंट बोलते होते हैं। टेंडन, मसल जितनी होती है मांसपेशियां, और मांसपेशियों का एंड छोर जो होता है, एंड पॉइंट, ठीक है, वो किसी ना किसी बोन से जुड़ता है सर। और वो जो बोन से जुड़ता है तो उस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम टेंडन जोड़ते हैं, यानी कि एक टेंडन कहते हैं। यानी मसल के एंड पॉइंट को हम क्या नाम देते होते हैं, टेंडन कहते हैं। और टेंडन जो है वो मसल को बोन से जोड़ता है, यानी MTB हो गया, मसल टू बोन। और लिगामेंट में BLB। और एक्टिन जो है एक प्रोटीन का नाम है ना, जिसको हम क्या कह रहे हैं, थिन फिलामेंट कहते हैं, थिन फिलामेंट बोलते हैं। अब यहाँ का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, एक्टिन काम नहीं कर रहा है, सार्कोमियर काम कर रहा है एक्चुअल में। एक्टिन अकेला कोई काम करने, अगर एक्टिन प्रोटीन ही काम करता तो सर सब्जी रोटी में था, वहां काम कर लेता। सार्कोमियर सब्जी रोटी में नहीं है, वहां काम नहीं कर पाता ना। ये मसल का ही एक हिस्सा है, मसल में भी मायोफाइबरिल का हिस्सा है। मायोफाइब्रिल सेल नहीं है, सेल का नाम क्या है, मायोफाइबर है, जो सबसे छोटी सेल है मसल की, सेल, ठीक है, सेल। इस सेल के अंदर फिर फाइब्रिल पाया जाता है, और फाइब्रिल इज नॉट ए सेल, इट्स ए पार्ट ऑफ सेल। ध्यान रखना, फाइब्रिल जो पार्ट है, और उस फाइब्रिल का भी एक पार्ट है सार्कोमेर, जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट होता है, छोटा बड़ा करवाता है एक्टिन और मायोसिन की मदद से। और ऐसे एक फाइब्रिल में हजारों होते हैं, तो ऐसे समझ लो कि एक मसल में करोड़ों की संख्या में ये छोटे छोटे सार्कोमेर होते हैं, छोटे छोटे बैंड के रूप में। एक सार्कोमियर कहां से कहां तक ट्रेवल करता है, मतलब क्या दूरी की अगर डिफाइन करें तो जेड लाइन टू जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को हम सार्कोमियर बोलते हैं, मायोफाइब्रिल के अंदर। बिल्कुल इजी था प्रश्न, जिस बच्चे को हल्का फुल्का एनाटॉमी आते हैं वो भी कर सकता था। जो डेप्थ में मैंने बातें बताई है उनको मत भूलना, उनको याद करना। एक बार गूगल पर मसल की पूरी अच्छे से जो है थोड़ी पिक्चराइज वे में एक तरह से समझ लेना उसको, आपको समझ में आ जाएगा। एपिमाइसियम हमेशा बाहर की लाइन होती है, एपिमाइसियम। और फिर होती है पेरीमाइसियम, और फिर एंडोमाइसियम। एंडो हमेशा ही अंदर की बात होती है, ये ध्यान रखना, है ना। लॉजिक लग जाएगा आपका एग्जाम में अगर ऐसी कुछ लेयर्स आ जाए आपको अरेंज करना। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार हठ योग अभ्यास के योग्य देश के वर्णन का अनुक्रम बताइए। अब ये प्रश्न बिल्कुल ईजी है, बट श्लोक के अकॉर्डिंग है सर। तो यहां पर हठ योगी के लिए कुटिया और स्थान कैसा होना चाहिए, कहा गया है सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। पहले अध्याय का 12वां ये जो श्लोक है हठ प्रदीपिका में, कि सुराज्य हो, धार्मिक देश हो, सुभिक्षे, लड़ाई झगड़ा न हो, और शिला, अग्नि और जल, इनसे लगभग धनु, एक धनुष की दूरी, एक धनुष की लंबाई लगभग हम 4 हाथ कहते हैं, तो 4 हाथ की दूरी पर होना चाहिए। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कितनी दूरी होनी चाहिए। कुटिया अगला प्रश्न बना सकता है, इस बार ये पुनः है देश काल। अगली बार कुटिया का पूछ सकता है सीक्वेंस में, अल्प द्वारम अरंध्रगत विवरम ना अति उच्च निचायतम सम्यक गोम्य सांद्रलिप्तम अमलम निशेष जंतुजितम बाह्ये मंडप वेदिकुपरुचिरम प्रकारा समिष्टम प्रोक्तम योग मठ से लक्षणम इदम सिद्धिर हठा अभ्यासी भी। ये 13वां श्लोक है
हठ प्रदीपिका का है, ये ध्यान रखें। इसको अगर चाहें तो आप रट लीजिए, अगला क्वेश्चन आना ही आना है, इसी से आएगा, सीक्वेंस में आएगा। वो ये नहीं पूछता क्या क्या होगा, क्योंकि इतना तो अंदाजा लग जाता है कॉमनली बच्चे को, बट वो सीक्वेंस पूछेगा तो वहां दिक्कत होगी। तो प्लीज इस श्लोक को रट ले में, स्क्रीनशॉट ले में और इसको रटें जल्दी से। तो यहां पर हमसे पूछा गया था, तो उसको अगर अरेंज हम करें तो कहा गया है सुराज्य, सुराज्य धार्मिके देशे, धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रव्ये, निरुपद्रव्ये, ये याद रखना है। धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते, धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते, ऐसा कहते हैं। एकांते मट्टिका मध्य, फिर लास्ट में कहते हैं एकांते मट्टिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिनः, ऐसा करके ये श्लोक आता है। तो इसके अगर सीक्वेंस हम देखें क्या क्या चीजें हैं, तो सुराज्य पहले डी को कहा गया है, धार्मिक देश जो है सी के लिए यूज किया है, सुभिक्षे को बी बोला गया है, निरुपद्रव्य शब्द नहीं है, शिलाग्नि जल वर्जित के लिए ए यूज किया है, एकांत स्थान को ई कहा है। मैं फिर बता रहा हूं, शिलाग्नि जल वर्जित कितना, धनुष प्रमाण, धनुष की लंबाई नॉर्मली हम डिफाइन करते तो 4 हाथ की करते हैं, बनाना चाहो तो 10 हाथ का बना लो, बट एक धनुष की अगर पैरामीटर देखें तो 4 हाथ में हम मेजरमेंट देते होते हैं, 4 हाथ की दूरी बताते होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका डी सी बी ए ई राइट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी सी बी ए ई, यही राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन आएगा कुटिया से, अल्प द्वारम अरंध्रगत विवरम, ये वाला श्लोक याद करना, सीक्वेंस में पूछेगा या फिर पूछ लेगा शिला अग्निजल कितनी दूरी पर होनी चाहिए, कितना, 4 हाथ की दूरी, 4 हाथ बोले तो एक धनुष जितनी दूरी। ठीक, इसी के साथ में आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है गेरंड संहिता के अनुसार मुद्राओं का क्रम बताना है। तो गेरंड संहिता में कितनी है, 25 मुद्राएं हैं। अब ये ध्यान दो, यहां पर ये तुक्के वाला प्रश्न नहीं है, एलिमिनेट करना भी आपके लिए मुश्किल होगा इस प्रश्न को। हल्का फुल्का अगर पता, जैसे आप ये कह सकते हैं कि महावेद का वर्णन शुरुआत में आ जाता है तो उसका लास्ट में नहीं हो सकता, तो जो लास्ट में ऑप्शन दे रखा है 2, ये राइट आंसर कभी नहीं हो सकता इसका ना। तो ऐसे आप हल्का सा अंदाजा लगा सकते हैं एक, तो इसको आप जो है कट कर सकते हैं, 2 को एलिमिनेट ऐसे हो सकता है आपका। और स्टार्टिंग में आता है लगभग, अब स्टार्टिंग में पहले नंबर पर आ जाएगा या दूसरे पर, ये थोड़ा ध्यान है, यानी ई के बारे में आप कुछ कंफर्म कह नहीं सकते। तो अब इसको आपको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। एक्चुअल अगर किसी बच्चे ने श्लोक पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है, तो ही इसका उत्तर दे सकता है, अदरवाइज इसका उत्तर इजीली दे पाना संभव नहीं है। तो हम श्लोक को देखेंगे पहले, फिर चर्चा करते हैं। तो यहां पर आपके सामने एज पर श्लोक सभी 25 मुद्राओं का अरेंजमेंट यहां दिया गया है। तो यहां मुद्राओं में एक ध्यान रखना, ये गेरंड संहिता की मुद्राएं कितनी है, 25 मुद्राएं हैं, 25 टोटल। इन 25 मुद्राओं में 5 धारणाएं आती हैं, पार्थवी, आम्बसी, आग्नेयी, वायवीय और आकाशीय धारणा, 5 धारणाएं आती है। पृथ्वी को पृथ्वी धारणा पार्थवी, आम्बसी बोले तो जल, अग्नि और वायु और आकाश, ऐसे 5 धारणाओं का क्रम है इसमें। और प्रत्येक धारणा कितने टाइम तक है, 5 घटी तक करने के लिए बताया गया है। और एक घटी की वैल्यू कितनी होती है सर, 24 मिनट के आसपास होती है। तो 5 घटी कितनी हो जाएगी, 120 मिनट हो जाएगी, जिसका मतलब होता है 2 आवर्स, यानी 2 घंटे के लिए धारणा करनी चाहिए, ऐसा ग्रंथ का कहना है। लगभग हर जगह धारणा का समय 5 घटी ही बताया गया है, याद रखना इस चीज को। और इसमें हमें 4 बंध देखने को मिलते हैं, महाबंध है, जालंधर बंध है, मूल बंध है, उद्यान बंध है, ये 4 बंध भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर पूछे कि अलग से बंध बंध केवल कितने हैं, तो बंध जो है हमारे कितने हैं, 4 हैं। और जो धारणा है वो कितनी है, वो 5 है। और धारणाओं को क्या कहा गया, ध्यान रखना, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है कि धारणाएं तो सर 5 है, धारणाओं को क्या कहा है इन्होंने कहा कि धारणा जो है 5 धारणा, वो हमारी क्या है, मुद्रा है। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि जी गेरंड संहिता के अनुसार बताओ इनमें से कौन सी मुद्रा है और कौन सी नहीं है, तो वहां लिख देगा कि जी आम्बसी धारणा, बताओ ये मुद्रा है या नहीं है। तो आम्बसी धारणा का, तो धारणाओं को तो मुद्राओं में काउंट किया सर, ये धारणा मुद्रा ही है। उद्यान बंध ये मुद्रा है या क्या है सर, ये मुद्रा ही है ना गेरंड के अनुसार। ये थोड़ा क्लियर होना चाहिए दिमाग में, यानी सिंपल भाषा में ये 25 शब्द है, इन 25 शब्दों को जब भी आपसे पूछे एज पर गेरंड संहिता, सर सब ये धारणा ही है। तो अब हमारा जो प्रश्न था उसकी तरफ हम दौड़ते हैं। तो यहां पर 25 मुद्राओं का जो क्रम है उसमें अगर हम देखें सीक्वेंस में, तो एक उद्यान बंध है, उद्यान बंध पूछा गया, जो जो पूछा गया उसको आप टिक कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि एज इट इज बता पाना मुश्किल होता है। विपरीत करनी है आपसे पूछा गया, अश्विनी मुद्रा है, काकी मुद्रा है, और साथ में आपसे महावेद के बारे में पूछा गया। तो इनको टिक कर लीजिए, इस श्लोक के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिए। उद्यान को डी बोला है, महावेद को ई बोला गया है, विपरीत करनी को सी बोला गया है, अश्विनी मुद्रा को बी बोला गया है, काकी मुद्रा को ए बोला गया है। तो डी के बाद में जो भी वर्ड है वो वाला उठा लो, जो नहीं है वो काट दो। अब
एलिमिनेट और हो गया। डी के बाद में ई आना ही चाहिए, डी ई, और फिर सी ही आता है, ए तो नहीं आएगा, डी ई सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कि सिंपल है सर, यहाँ पर बिल्कुल एज पर श्लोक, यानी एग्जामिनर ने आपके लिए श्योर कर दिया कि आपको जी ये तो रटना पड़ेगा श्लोक। आज मुद्राओं को पूछा है तो गारंटी है अगला क्वेश्चन आसनों का होगा, तो आसनों वाला श्लोक कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि सीक्वेंस उसी में बन रही है नेक्स्ट। ठीक है जी। या फिर एक समाधि का आता है, 6 समाधियां हैं, उसका सीक्वेंस पूछा जाएगा तो 6 समाधियों को रट लीजिए। इन 3 के अलावा कोई सीक्वेंस नहीं पूछेगा गैरन संहिता में, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। इस प्रश्न का उत्तर हमने किया है ऑप्शन नंबर 1 गैरन संहिता, जिसमें सप्तांग योग का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है जुंग के अनुसार व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं, यानी स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कार्ल जुंग। तो कार्ल जुंग एक वर्ड यूज करना है आपको याद रखने के लिए, SIFT। ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकली फंक्शन हमारा कैसे होता है, सेंसेशन होती है, इंट्यूशन होता है, फीलिंग होती है, थिंकिंग होती है। 4 इनके ये दिए गए हैं, क्या साइकोलॉजिकल फंक्शन इन्होंने दिए। इसके अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति इंट्रोवर्ट हो सकता है, इंट्रावर्जन बोला इन्होंने, इस कारण से उसकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट टाइप की होती है। कोई एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, और दोनों का मिला जुला रूप भी हो सकता है, यानी कि एम्बीवर्ट। क्या नाम दिया, एम्बीवर्ट, मतलब इंट्रोवर्ट भी हो सकता है कुछ मामले में, कुछ में एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, यानी कि उन्होंने क्लासिफिकेशन किया पर्सनैलिटी का। अब ये आपके क्वेश्चन बनते जा रहे हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। SIFT सेंसेशन, इंट्यूशन, फीलिंग एंड थिंकिंग, ये 4 साइकोलॉजिकल फंक्शन है जो कि चारों ही कार्ल जुंग के अकॉर्डिंग है, और ये चारों आंतरिक या बाह्य या उभयमुखी हो सकते हैं। तो इंट्रोवर्जन, एक्सट्रावर्जन और एम्बिवर्ट, ये 3 शब्द आ गए। कार्ल जुंग की अगर बात करें तो इन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग इन्होंने 4 शब्द दिए हैं। एक चाइल्डहुड यानी बचपन बिल्कुल, और एक जो है यूथ की अगर हम बात करें युवावस्था, यूथ, और फिर जो है हमारी मिडिल एज आती है यानी अधखड़ सी उम्र आती है, और फिर ओल्ड एज की आती है बात। तो इसको अगर सनराइज की एग्जांपल से हम समझें तो चाइल्डहुड जो बचपन है वो सनराइज हुआ, मतलब सूर्य उदय हुआ है, और सनराइज के बाद में हमारा सूर्य मॉर्निंग वाला लगभग 8-9 AM का, ऐसे टाइप में समझ लो मॉर्निंग सन। और फिर जो है मिडिल एज, ये समझ लो कि मॉर्निंग जा चुकी है, अब दोपहर के बाद का आफ्टर नून, ऐसे समझ लो आफ्टरनून दोपहर वाला। ओल्ड एज जो है हमारा सन सेट हो रहा है इवनिंग का, मान लो इवनिंग का सन है ना, ऐसे एक्सप्लेन इन्होंने किया। और इसमें इन्होंने ये 4 स्टेजेस ही दी है। तो चारों में से एक चाइल्डहुड है आपकी दी हुई है, एक आपको यहां पर मिडिल एज वर्ड दिख रहा है, मिडिल एज, मैच्योरिटी वाला वर्ड नहीं है। अब और कौन सा है, अडोलसेंस यानी कि युवा अवस्था, यूथ को हम बोलते हैं। तो सी अपना यंग अडल्टहुड, यानी कि ये हो गया। तो ACD हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न, बाकी के उत्तर हमारे नहीं होंगे। ये प्रश्न हिंदी में देखो आप नहीं कर पाओगे, है ना, हिंदी में थोड़े से और ऑप्शन मिल जाते, जैसे कई अलग अलग ऑप्शन है। तो इंग्लिश में ऐसे प्रश्नों को आप जरूर देख लें और इंग्लिश में इनको तैयार करें, क्योंकि एग्जामिनर मेन जो है रूट लगभग ऐसे एनाटॉमी या थेरेपेटिक योगा या फिर ये मैं कहूँ साइकोलॉजी, डाइट एंड न्यूट्रिशन, तो कुछ टॉपिक ऐसे जिनको इंग्लिश में ही पहले तैयार करता है फिर ट्रांसलेट करता है। तो इसलिए बच्चे जो है हिंदी में कंफर्टेबल नहीं होते, इंग्लिश में ईजी हो जाता है ऐसे प्रश्न। आगे चलते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और एक जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमारे सिगमंड फ्रूड के अकॉर्डिंग स्टेजेस है, उन्होंने 5 स्टेज दिया ओरल एनल करके। उन 5 के नाम आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। मैं समझूंगा कि आपकी नेट जीआरएफ की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। अगर नहीं लिखा कमेंट बॉक्स में तो फिर बस ऐसे ही हो जाएगा, तो ठीक है, भगवान भरोसे चल रहे हैं। और भगवान भरोसे तो सारी चीजें नहीं होती है, खुद करना पड़ता है, मेहनत से तपना पड़ता है। तपोगे तो चीजें होंगी, सफलता मिलेगी, नहीं तपोगे कंफर्टेबल जोन में रहोगे तो चीजें जो चल रही हैं हो जाएगी तो ठीक है, ना होगी तो ठीक है, बस वैसे ही चलती रहेगी, उसी मायाजाल में फंसे रहोगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी धोती क्रिया पित्त एवं कफ का नियमन करती है? सर सिंपल है, हर जगह पर हृदय धोती की बहुत बार बात करते हैं। ठीक है, आपको धोती क्रिया की अगर हम बात करें गैरन संहिता में धोती की, तो धोती के 4 प्रकार है। एक अंतः धोती है, एक दंत धोती है, एक हृदय धोती है, एक मूल शोधन है, एनस क्लीनिंग के रूप में जानते हैं जिसको। इनके पार्ट है, अंतः धोती की बात करूं तो वातसार, वारिसार, वहनीसार और बहिष्कृत, ऐसे ये 4 धोतियां हैं इनके पास में। और बात करें दंत धोती की तो पहले आता है दंत मूल, फिर जिह्वा मूल, फिर कर्ण रंध्र आता है। कर्ण रंध्र 2 प्रकार के हैं, 2 कान हैं, तीसरा और चौथा 4, और 5वां जो आता है अपना वो आता है कपाल रंध्र। इस प्रकार से ध्यान रखना,
अंत्य धोती 4 प्रकार की है और दंत धोती 5 प्रकार की है। उसमें कर्णरंध्र एक ही शब्द है बट वो युग्म के रूप में 2 जाने जाते हैं उसको, तो 3 और 4। हृदय धोती की बात करें तो दंड, वमन, वाससा, वाससा यानी दंड धोती, वमन धोती और वाससा वस्त्र धोती कहते हैं। और मूल शोधन जो है एनल क्लीनिंग होती है, उसको आप ध्यान रखेंगे। एनएस क्लीनिंग किससे कहा गया है? या तो मध्यमा अंगुली से सफाई करें एनएस की, या फिर पीत मूल दंड। पीत मूल दंड क्या होता है? हल्दी की जड़ जो होती है उससे, हल्दी की जड़ के द्वारा एनएस क्लीनिंग कर सकते हैं। इससे अपान वायु की क्रूरता दूर होती है, अपान वायु की क्रूरता दूर होती है। हृदय धोती हृदय रोगों में सबसे फायदेमंद होती है और काफी सारे इन तीनों में एक कॉमन मिलेगा कि पित्त और कफ में लगभग ये फायदेमंद है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये हृदय धोती राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आज पार्ट 4 तक कर लिया है, जिसमें हमने 31 से 40 क्वेश्चन किए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियोस के लिए। और साथ में एक्यूरेट योगा ऐप इंस्टॉल करें, जिसमें आपको कंप्लीट सिस्टमेटिकली सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है, जिसको आप कभी भी कहीं भी रह करके तैयारी कर सकते हैं कोर्सेज की। किसी बुक की या किसी अन्य मटेरियल की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। केवल एप्लीकेशन में कोर्स परचेज करिए और आपको सारी सिस्टमेटिकली A to Z क्विजेस, मॉक टेस्ट, स्पेशल रिकॉर्डिंग, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, सारा मटेरियल एक बार में आपके सामने ओपन हो जाता है। तो आप जल्दी से कोर्स ज्वाइन करें और नेट जेआरएफ की जर्नी, योग का जो अध्ययन अध्यापन है वो जल्दी से शुरू करें। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।